नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे बंगाल के बाद अब मिशन यूपी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह 7वें आसमान पर है। बीजेपी बंगाल की सियासी जंग जीतने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी पर है। मिशन 2027 को लेकर पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक हर मोर्चे पर रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी की तैयारी का नहीं है। समाजवादी पार्टी भी 2027 की लड़ाई को लेकर पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पीडीए का दाव यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की राजनीति, युवा और किसान जैसे मुद्दों के जरिए सपा अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में एक तरफ बंगाल जीत से उत्साहित बीजेपी का यूपी मिशन है, तो दूसरी तरफ सत्ता में वापसी के लिए आक्रामक रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी का मिशन पीडीए। ऐसे में कुछ बड़े सवाल हैं। क्या बंगाल की जीत यूपी में बीजेपी के लिए संजीवनी बनेगी? क्या अखिलेश यादव 2027 में सत्ता का समीकरण बदल पाएंगे? और आखिर उत्तर प्रदेश के सियासी जंग में जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, आगामी 2027 के चुनाव में जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ से ज्यादा सीटें हराई थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2027 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करेंगे, क्योंकि अखिलेश जी के पास एक विजन है, एक ताकत है, पीडीए का आंदोलन है। जो पीडीए की ताकत है वो पूरे देश में एक नया विकल्प बन के उभरी है और इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम करती है पीडीए की ताकत। इसलिए समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में जनता के सहारे भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की धांधलियां उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश की जनता को और समाजवादी पार्टी को डराने धमकाने का प्रयास ना करे, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। देखिए, जहाँ तक विषय है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, उत्तर प्रदेश से फोकस होने का और आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इसमें किसी रूप में कोई फंड नहीं है। और जहाँ तक विषय है वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन के जीतने का, तो बिल्कुल स्पष्ट है। यह अभूतपूर्व तरीके से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है पश्चिम बंगाल के भीतर, तो प्रत्येक कार्यकर्ता प्रसन्न है। जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने, बंगाल की आवाम ने, बंगाल के वोटर्स ने, बंगाल के नागरिकों और लोगों ने आशीर्वाद बनाने का, वोट रूपी आशीर्वाद देने का भारतीय जनता पार्टी को काम किया है, तो मैं समझता हूँ ये अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी विधायक भी नहीं बन पाई, ये जनता का आशीर्वाद है पूर्ण रूप से। और उसी प्रकार से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 100% वर्ष 2027 में जीत रही है। तो बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी का मोरल वाकई हाई है और ऐसे में बीजेपी भी अपनी तैयारियों में उत्तर प्रदेश में जुट गई है। वो हर समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सपा भी पीछे नहीं है। सपा भी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। इधर अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर को लेकर अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को जनता के बीच लाना चाह रहे हैं। बड़े मंगल पर वो खास तौर पर कोशिशें कर रहे हैं कि जनता के बीच वो हनुमान चालीसा की पंक्तियां एक्स पर पोस्ट करके अपना एक नैरेटिव सेट कर सकें कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट सपा भी एक हिंदुत्व को मानती है, हिंदुत्व पर पूरा तरीके से अधिकार बीजेपी का नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और अभी भी जो तैयारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पीडीए के साथ साथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन पूछा ये जा रहा है क्योंकि जब बंगाल में अखिलेश जी अपना प्रचार प्रसार करने गए थे तो वहां पर क्या हश्न हुआ उन सीटों का जहां उन्होंने प्रचार किया है, सभी को पता है। और इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या वहां पर आपने जिस पीडीए को सेट करने की कोशिश की थी वो बंगाल में नहीं चल पाया, तो क्या अब 2027 के लिए एक नए नैरेटिव को तैयार करने की कोशिश की जा रही है? आइए इसे हम और समझने की कोशिश करते हैं और फिर अगर ऐसा हुआ भी समाजवादी पार्टी की जो सेक्युलर छवि है उसका क्या होगा। आइए, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपर्णा दीक्षित जी। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ निखिल खत्री जी जुड़े हुए हैं। निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तैयारियां दोनों ही आप पार्टियों की अब शुरू हो गई है, समझ आने लगा है 2027 के रण के लिए। लेकिन निखिल जी, बदले से अखिलेश जी नजर आ रहे हैं और आपकी तैयारियां भी कुछ बदली नजर आ रही हैं, ऐसा है क्या?
सबसे पहले बिल्कुल आप बोल सकते हैं बदले बदले इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन को एक बहुत निष्पक्ष मानते थे, पर कैसे हम समझे नहीं कैसे इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की साठ गांठ कर रही है, जितना न्याय पर कर रही है। ओके, चेक कर आवाज कट रही है। जरा क्या चेक मेरी कर आवाज लीजिए। आ रही है आपको? कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं, आप तक आएगी आवाज। ठीक है, बोलना शुरू कीजिए निखिल जी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में क्या हुआ, मान्य अखिलेश ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, इनको जितवाया गया है। इनको सभी एजेंसीज के साथ साथ ईडी, सीबीआई, हम जितनी भी एजेंसी हम जान रहे हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, जो इस समय बंगाल में उपस्थित थी, सभी ने ममता बनर्जी जी को वहां पे हरवाया है। और हमने तो पहली बार देखा कि कैसे चुनाव के साथ और चुनाव के बाद कितने बड़े क्लैशेज हुए हैं। अभी तक 4 आदमी हमने जान गंवा दी है, और जो शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए को जो गोली मारी है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी मुख्य आरोपित को नहीं पकड़ पाई है। 400 आदमियों को उन्होंने कन्विक्शन मिली है, पर अभी तक मुख्य आरोपित का पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे पार्टी है जो इतने बड़े दंगे करवाती है, खुद ही समझ नहीं पाती है। अभी कलकत्ता में जो नई मार्केट के नाम से इतनी आइकॉनिक मार्केट है, वहां पर इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। बताइए किसने परमिशन दी वहां पर बुलडोजर चलाने की? हर जगह ये डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं बंगाल में, और सौहार्द को, भाईचारे को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। और अगर ये बात अगर हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए, तो मैं आपको और भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप अपने आप को भी नंबर 1 मत बोलिए, आप अपने आप को नंबर 2 बोलिए, क्योंकि सबसे पहले जो लास्ट चुनाव होते हैं उसके ऊपर हम बताते हैं। आप लास्ट चुनाव में नंबर 2 पर रहे थे, इस मारे हमारी पार्टी पहले पर, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल थे इनको मिलाकर फिर भी समाज पार्टी इतनी सीट नहीं हो पाती भारतीय जनता पार्टी की। तो बीजेपी हमेशा एक कम्युनिको पॉलिटिक्स खेलती है, ये हमेशा कंट्रोलाइज्ड कैंपेन करती है, सेंट्रलाइज कैंपेन करती है, ये कभी ग्राउंड लेवल से कोई मतलब नहीं रखती है, ये हमेशा बूथ मैनेजमेंट करती है। और अगर बात इस बार जनता इनसे पूछेगी कि आपने जॉब क्रिएशन के बारे में बोला था, जॉब क्रिएशन कितनी है, तो ठीक है, आप अपनी जगह पर अपनी बात रख रहे हैं निखिल जी। हाईली अनएम्प्लॉयमेंट है, स्मॉल बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इन सब चीजों के बाद, ये सारी चीजें में से कोई भी चीज छोड़ी थी क्या अखिलेश जी ने? मेरी आवाज नहीं जा रही अब शायद। ओके निखिल जी, इनमें से शायद कोई भी बात छोड़ी नहीं होगी अखिलेश जी ने बोलने के लिए बंगाल में भी, लेकिन उसका भी क्या हश्न हुआ। इसलिए मैंने कहा कि क्या रणनीति में कोई बदलाव है, इसलिए बदले बदले आप नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि पीडीए काट नहीं है बीजेपी के हिंदुत्व के। ठीक है, लौट रही हूँ। अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपर्णा जी, हिंदुत्व ही नहीं है। ठीक है, अभी आप बोलिएगा दोबारा। अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपर्णा जी, बंगाल में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीती, हाँ, लेकिन क्या ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में भी वही आप प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस कर पाएंगे जैसा आपने सोचा है? क्योंकि बीजेपी का पूरा कैडर केंद्रीय नेतृत्व मिशन यूपी 2027 के लिए पूरा चार्ज दिखाई दे रहा है, तो क्या हम माने कि आगामी तैयारियां आपकी पीडीए के सामने मजबूत होंगी? क्योंकि वहां तो वो पीडीए के साथ साथ आपके हिंदुत्व की काट भी ढूंढ रहे हैं। देखिए, पीडीए का इनका जो मुद्दा है पारुल जी, मैं समझती हूँ कि जो बनाया हुआ मुद्दा इनका अपना है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का मुद्दा है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक परिवार है और उसके अलावा सभी के सब कार्यकर्ता इनके ऊपर परेशान रहते हैं और इनसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। वक्त नहीं मिलता है, 8 महीने। क्या फायदा ऐसे नेता होने का, क्या फायदा ऐसी पार्टी का अपने नेता से न मिल पाए? सबसे बड़ी बात तो ये है पारुल जी, यहाँ तो त्राहिमा मचा हुआ समाजवादी पार्टी में पीडीए का नारा देते हैं वोट पाने के लिए। असल में इनके यहाँ कोई नेता नहीं है, एक के नाम पर, दलित के नाम पर। कोई बताइए इनके यहाँ कोई हो तो पिछड़े के नाम पर यादव नेता है और अन्य पिछड़ों की जातियों का। ये आपकी पार्टी, हमारे पार्टी में सर समाज अभी फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन है थोड़ा। ये कैसे बातें करते हैं ये मुद्दों पर? आप भी बोल रहे थे, आपने भी बहुत कुछ बोला, फिर उन्होंने भी सुना ना, थोड़ा संयम बरतना चाहिए ना सर। कहिए मैडम। इस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी के पीएम की मौत हुई, वो बहुत ही निर्दयनीय है मेरे हिसाब से। तुलना करनी चाहिए जितनी, और किसने मारा है इसके पीछे एसआईटी ये टीमें गठित हो गई हैं और इस पर जांच होगी। और आप देखेंगे इसमें टीएमसी के गुंडों को हाथ निकल के दावे के साथ कहती हूँ, ये कहीं ना कहीं ये देखी करके मारा हुआ है। और ये इस तरह का पहला अपराध नहीं, बंगाल की जनता त्रस्त आ चुकी थी इस अपराध से। और ये मुख्यमंत्री यहाँ पर हुआ करते थे जब अखिलेश यादव जी जो आज उनसे मिलने गए हैं, उनका दुख दर्द बांटने गए हैं, मुझे तो लगे पंचर साइकिल लेकर पहुंचे हैं, बचाने का होगा उनका, जो खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बची है। खैर ऐसी और वारदातें एक दिन उत्तर प्रदेश में भी देखी थी हमने। उत्तर प्रदेश में आपका सवाल मैडम था कि क्या हम
पीडीए की कार्ड ढूंढ पाए, तो कार्ड कहाँ से ढूंढेंगे? पीडीए कोई मुद्दा बचा है हमारे पास? हमारे पास विकास का मुद्दा है, हम विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करते हैं, लोगों को रोजगार देने की राजनीति करते हैं। इनके पास इनका खुद का एक विकल्प बता दिए, सिवाय हाय तो अब्बा मचाने के एसआईआर के नाम पर ले लो, आप ले लो ईवीएम के नाम पर, अगर हारते हैं तो ठीकरा फोड़ देते हैं हार का। इनके पास कोई अपना मुद्दा नहीं बचा है। अरे आपको सरकार कांग्रेस के प्रवक्ता को जो कुछ आता नहीं है। चलो अभी डिबेट शुरू हुई है, डिबेट शुरू हुई है, रुक जाइए आप जो लगातार जी ठीक है अपर्णा जी, लेकिन आफ्टर ऑल ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मुझे आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है पारुल जी, बहुत गूंज की आवाज आ रही है, 4-5 बार लगातार रिपीट आवाज हो रही है। ठीक है जरा चेक कर लीजिए पीसीआर, वरना फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए, क्लियर आवाज चली जाए। ओके मैडम आ रही हूँ वापस, मैं कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन अभी आपको आवाज नहीं आ रही तो दोबारा आती हूँ। ठीक है शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके के सपा में बदलाव आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ होते हैं, विधानसभा चुनाव में आप लोग साथ होंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा आपकी पोजीशन क्या होगी, कितने सीट्स पर लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अभी जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में, सॉफ्ट हिंदुत्व उनका दिखना, कार्यकर्ताओं को पहले ही सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है ताकि चुनाव किसी और स्टेप पर माउंट ना हो। मेरा सीधा तौर पर कहना है ध्रुवीकरण, जो कोशिशें बार बार प्रचार प्रसार में भी होती हैं। आपको क्या लगता है ये जो चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ थोड़े से डाउनफॉल दिखा रहे हैं अपना, क्या माना जाए? आप लोग उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं या फिर आप बिल्कुल ही अलग रणनीति के साथ हैं साथ कि नहीं है विधानसभा चुनाव में? अगर है तो फिर आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो जो बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया है उसको लेकर के पूरा देश आशंकित है, क्योंकि ये लगातार ये पहला प्रदेश नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी जी लगातार 2 वर्ष से अधिक हो गए, महाराष्ट्र का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, उड़ीसा आपके हरियाणा का चुनाव हो, सारे चुनावों के जो तथ्यात्मक वोटों की कटौती की जाती है, एक वर्ग विशेष के ऐसे वोट काटे जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। ऐसी रणनीतियां लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई जाती है, उसका उजागर राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग को अवगत भी करा रहे हैं। उसी का एक परिणाम पुनः जो है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके जनता के लोकतंत्र की हत्या किया गया है। जो 27 लाख वोटरों को डाउटफुल करके उनका नाम काट दिया गया है, ये अपने आप में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारी बहन बैठी हुई है, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। अभी आज एक डाटा आया है, अपर्णा जी को फोन लाइन पर कनेक्ट कीजिए प्लीज, मैडम को आवाज नहीं जा रही है, वो सवाल सुन नहीं पाएंगे तो बोल फिर क्या पाएंगे, प्लीज डू इट। ओके फोन लाइन पर कनेक्ट हो रही है अपर्णा जी, आप प्लीज। ठीक है शैलेंद्र जी, उत्तर प्रदेश का, हाँ आप महिला हैं तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये डाटा इनको भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश चौथे पे, बिहार 5वें पे, हरियाणा, मतलब ओवरऑल जहां पे बीजेपी की सरकार है अल्टरनेट ऊपर से नीचे तक 1 नंबर पे महिलाओं के साथ अत्याचार का डाटा इनके साथ है, बीजेपी के साथ। उत्तर प्रदेश में एक चीज मुझे ये बताइए कि आप एसआईआर का जिक्र कर रहे थे, बंगाल में भी एसआईआर हुआ था? यस 20 सीटें ऐसी जहां सबसे ज्यादा वोट कटने की खबरें सामने आई थी, आप लोगों ने बहुत शोर किया था इस बारे में कि 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, राइट? लेकिन उन 20 सीटों में से 13 तो ममता जी के पास ही गई, एक कांग्रेस के पास, बाकी 6 बीजेपी के पास। अब आप इस एसआईआर को ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वोट कटे इसलिए बीजेपी जीत गई, तो ये तो आपका फुल फ्लॉप शो हो गया सर। नहीं, ये फ्लॉप नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है खुलेआम। अरे काहे की हत्या, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। जिस 20 सीट पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कट जाते हैं वही सारी सीटें ममता बनर्जी जीत जाती है, आप कहते हैं वो लोकतंत्र की हत्या। भैया इस सीट का क्यों कर रही है? तो सबसे ज्यादा वोट वहीं पर कटे हैं ना, जिन जगहों पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, वहां पर अगर विपक्ष जीत जाता है तब भी बीजेपी की गलती। कान हर जगह से आपको बीजेपी का ही पकड़ना है। ये बीजेपी की अपनी एक, मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब आप नहीं दे पाए, आपने पतली गली से खसकना ठीक समझा। सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सीधा था, समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस भी उसको फॉलो करेगी? यस और नो? आगे बढ़ रही हूं फिर मैं।
ये हमारी देखिए हमारी हाँ। कांग्रेस पार्टी और अगले बड़े मंगलवार को राहुल जी भी चालीसा की 2 पंक्तियां शेयर करेंगे। मेरी बात, हमारी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। कैसे वोट चोरी तो आप हिंदुत्व धर्म को नहीं मानते? दूसरी चीज, अरे हिंदुत्व पे आ रहा है ना मैडम, हिंदुत्व पीछे क्यों पड़ी हुई है? तो वही तो पूछ रही, मेरा जो सवाल है उस पर क्लियर यस और नो आंसर दे दीजिए, मैं आगे बढ़ नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरा उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का जाति गणना पर मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। तो मेरे सवाल का क्या, एंकर आपसे जो सवाल पूछ रही है वो आप खा जाइए। नहीं, मुझे मेरा हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है कि जिस नहीं, मेरा सवाल तो हिंदुत्व है ना। आप जिस पार्टी के साथ अलायंस में शुद्ध रूप से बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ शैलेंद्र जी, उसका जवाब आप नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी नब्ज दबा दी है मैंने। अरे हिंदुत्व कोई मुद्दा होता है? क्यों नहीं है मुद्दा? पूरी बीजेपी उसी कैंपेन के साथ तो चलती है। कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी उसी कैंपेन के साथ चलती है। आपको 40 की पंक्तियां साझा करनी पड़ रही है। ठीक है, लॉटरी सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा, समाजवादी पार्टी आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है, आप उनके साथ है या नहीं? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका। वो 40 की 2 पंक्तियां शेयर कर रहे हैं एक्स पर। अखिलेश जी, क्या आपको सही लगता है, नहीं लगता है? आप भी ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे? आप मेरा सही जवाब आने नहीं दे रही है आप। हाँ तो कहिए ना, कहिए। मैं तो वही सुन रही थी इतनी देर से कि शायद आप कुछ हमारा बोले। इंडिया अलायंस खास करके कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का विजन है कि हम 27 में चुनाव तो वो सही कर रहे हैं, नहीं इस पर तो बोलिए। के नाम पे चुनाव आयोग की जो बेईमानी हो रही है उसके नाम पे संविधान की हत्या की जा रही है। मैं तो उनके सही गलत पर आपका स्टैंड चाह रही हूँ सर शैलेंद्र जी। मैं तो उनके सही सॉफ्ट हिंदुत्व पर आपका यस और नो चाह रही हूँ। ओके शैलेंद्र जी का ऑडियो डाउन कीजिए, आपके पास जवाब नहीं है, समझ गया। अपर्णा जी प्लीज आप मुझे ये बताइए कि आपके सामने जो लोग खड़े हुए हैं, क्या फर्जी बात कर रहे हो? आपके पास जवाब नहीं है शैलेंद्र जी। मैं सीधा पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी जो कर रही है उसके साथ आप हैं या नहीं? आप पता हम इंडिया अलायंस हैं। आप सारी बातें कर रहे हैं, जो मेरा सवाल है उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अपर्णा जी बोलना शुरू कीजिए। आपके सामने जो पार्टी है, आपके सामने जो जिस तरीके से आप लोग रणनीति कर रहे हैं, रणनीति अपना रहे हैं, उसी तरह से अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको मात देने के लिए वही रास्ता हो सकता है। कहिए पारुल जी, ये जो कह रहे हैं कि वहां पर इतने 27 लाख से अधिक काफी है, अगर उनमें वोट कटे होते तो आपको लगता है कि टीएमसी के जो लोग हैं वो सड़कों पर नहीं उतरे होते? ये वो लोग हैं जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे, कुछ रोहिंग्या थे वो रह रहे थे, ये उनके वोट कटे हैं, और जो मृत हैं उनके वोट कटे हैं। तो टीएमसी दुरुपयोग क्या करती थी? ये इस बात का रोना नहीं रही कि वो जो मृत लोग हैं, जो पलायन कर चुके हैं, जो आगे अवैध रूप से रह रहे हैं, उसी वजह से पूरा हाल खबर मचाए हुए थे। पूरे इलेक्शन में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में बिहार में भी यही हुआ था, मृत लोगों के वोट कटे थे 65 लाख से ज्यादा में भी इन्होंने यही किया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कटे, अब वो कहाँ लोग हैं? अगर कटा होता है का भी वोट तो अखिलेश यादव की तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कर देते हैं, और वहां तो वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई ममता दीदी। तो अगर उनका कमिंग बैक टू यूपी मैडम, आपको तो पता होना चाहिए। मुझे ये बताइए, तो उनका ये साफ तौर पर स्पष्ट कहना है कि आपको डर लगता है, इसलिए आप अपनी पूरी मशीनरी अब यूपी में उतारने वाले हैं, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में है यूपी को लेकर बंगाल की जीत के बाद? एक बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, और इनका कहने का तात्पर्य लगातार झूठ बार बार बोलो तो ये सच दिखेगा वाला सिस्टम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और ये बयान ठीक है, ओके निखिल जी, नाउ इट्स योर टर्न। बहुत संक्षेप में अपनी बात करते जाइएगा कि इस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं। ठीक ठीक, भ्रम मत फैलाइए, वो कह रहे हैं जी। निखिल जी ऑडियो सर, ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। निखिल जी प्लीज डू इट फास्ट। नहीं, अगर 2 मिनट अगर भाजपा के नेतृत्व को दिया तो 2 मिनट मुझे मिलना चाहिए। बोलिए सर, मेरे पास कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है, इसलिए जल्दी बोलिए। सबसे जो एनसीआरबी जो रिपोर्ट की बात जो हमारे साथी कर रहे थे, 2024 के आंकड़े हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पर 66,000 से ज्यादा एक साल में महिलाओं के खिलाफ केस है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है, तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अपनी टोलरेंस देख लीजिए, नारे के नाम पर नारे देते हैं। और दूसरी बात, हमारी साथी कई बातें बोल रही थी, मैं तो इनसे एक साफ तौर पर छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर बंगाल पर अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी क्या रोक होगा? मतलब कि जो भी इस समय गलत कर रहा है, अगर उसको गलत ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और दूसरा, आपने भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था, हालांकि पुराना हो चुका है, कितना और रोएंगे एसआईआर पर? पुराना वर्जन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जनता को बरगलाते हैं। ये कोई भी जमीनी हकीकत
SIR में 90 लाख वोटें कटी हैं, उत्तर प्रदेश की बात जिसमें कर रही ममता हूँ। बनर्जी की पार्टी को 32 लाख कम वोट मिले थे, और SIR में 90 लाख वोट जो कटे हैं उनका ब्यौरा कौन देगा? और 17.5 लाख वोटे तो ममता बनर्जी जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि मैडम आप उपचुनाव कराना चाहेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या करें? तो 90 लाख वोटे जो कटे इनका ब्यौरा कौन देगा? अरे वो तो हार मानने के लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता दीदी से पूछा गया कि आप फिर से चुनाव कराना चाहेंगी, भारतीय जनता पर कर रही है, और ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर ओके झूठ बोलते हैं। ओके शैलेंद्र जी प्लीज, ठीक है शैलेंद्र जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, निखिल जी, निखिल जी। बनी हुई है, हाँ। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है, अरे अभी तक लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। आंकड़ा ये सब देख लीजिए, माननीय आप महत्वपूर्ण ऐसे आदमी होगा। के आंकड़े की बात धर्म और जात की लड़ाई बहुत हो गई इस देश में, जनता भुखमरी की शिकार हो गई है। तो प्रभु ये सारी नौजवान बातें आप बेरोजगार लोग टहल रहे सिर्फ हैं। डिबेट में ही क्यों उठाते हैं? मैं तो कह रही हूँ सड़कों पर उतर जाइए, प्रदर्शन कीजिए, सरकार की नाक में दम कर दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाति जनगणना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जात के हिसाब से जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी होगी उसके अनुपात में उसकी भागीदारी सुनिश्चित की ठीक है। जाएगी। शिक्षा कैसे सस्ती हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, बेरोजगारी तो कैसे जाति कम हो, जनगणना तो मान लिया ना सरकार ने, कैसे कम हो, जाति जनगणना मान लिया सरकार ने, ये आपका मुद्दा तो वही ठंडा हो गया था। रोजगार होया है उसको खत्म करने की साजिश की जाएगी। कैसे लोग एकजुट होकर के आज इसके लिए देश को मजबूत करें, इस सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी 2027 में कांग्रेस का चुनाव तो बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में, खुद के नेता ढूंढने से किसी जाति और धर्म के नाम पे भाजपा का तो मकसद है आपसे क्या अपनी दुकान चलाओ। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे जमीन पर थोड़ा सा लेकर जाइए ना, प्रदर्शन कीजिए। सड़कों पे संघर्ष मीडिया करेगी, डिबेट्स चुनाव में, के खिलाफ चैनल मुहिम वाइट्स चलाएगा। में ये सारी चीजें बोलते हैं आप, लेकिन सड़क पर दिखाई नहीं देते। मेरा तो दुख यही है, सबसे अधिक जितनी सड़क सारी कांग्रेस पार्टी कहाँ जीतती है। उधर सभी केरल मुद्दे में को आपके लेकर के कौन से झंडे लहरा रहे हैं सड़कों पर, वो प्रदर्शन दिख रहे हैं हमको। तो एक प्रदेश बताइए जहां पर आप महंगाई बेरोजगारी को लेकर ऐसे प्रदर्शन करें कि सरकार को परेशान होना पड़े। किसानों का वो प्रदर्शन था कि सरकार की नाक में दम हो गया था और उन्हें कानून वापस लेना पड़ा था, वहां पे भी आप लोग नहीं थे। किसानों को लेकर के ही नहीं, बेरोजगारी को लेकर के हम लोग मैं तो पूछ रही हूँ, आप तो आज की तारीख में इस महीने के अंदर ऐसा प्रदर्शन मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस ने कोई बड़ा प्रदर्शन किया हो और सरकार की नाक में दम हो गया। सवालों को लेकर के सड़कों पे संघर्ष कर रही है। केरल में प्रदर्शन हो रहे हैं, कौन से झंडे लहराए जा रहे हैं, आपकी सरकार वहां पर है। यूजीसी के प्रकरण पे हुआ, किसानों के सवाल पे हुआ। हाँ, आपकी फौज ही नहीं है सर यहाँ पे, यूपी में में बिल्कुल आपके कार्यकर्ता ही नहीं है। कितने लोग हैं आपके बड़े नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो पूछ रही हूँ, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी के सहारे पर आप लोग चल रहे हैं। ये मुद्दा अभी 2024 में जनता ने बीजेपी को इतना मजबूत कीजिए विपक्ष को, अपने आप को, कि सरकार के सामने उन परेशानियों को लेकर मजबूर हो जाए सरकार। भाजपा की मैं तो कह रही हूँ आप लोगों से ज्यादा तो सोशल मीडिया की ताकत है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बदलने वाली 29 में भाजपा परेशान है। अभी कहाँ है राहुल जी? अभी कहाँ है राहुल जी? ये सरकार चुनाव आयोग की जनता की चुनी हुई सरकार ठीक है, ये समय नहीं इजाजत। मैं तो पूछ रही हूँ अभी कहाँ है राहुल जी, कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? बहुत आवाज नहीं बता पाएंगे आप। बीजेपी जाएगी तभी हमारे देश जानता है ये सरकार चुनाव आयोग मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। नहीं है, ठीक है। जनता के लोकतंत्र की हत्या की मैं जा एक रही बहुत ही है। विद्वान शख्स को जब सुन रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, उतनी मेहनत कीजिए, उससे डबल रैलियां कीजिए जितनी सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। शायद ऐसा हो पाए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल के बाद मिशन उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो चुकी है बीजेपी, कमर कस ली है दोनों ही दलों ने। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी अपने संगठन को मजबूत करना होगा ताकि समाजवादी पार्टी से अपना हक बराबरी का मांग सके, या तो फिर अकेले चुनावी मैदान में चले जाए। पहले गए थे लड़कियों लड़के शक्तियों करने के लिए, तो लड़कियां जितनी भी उन्होंने उतारी थी उनमें से बहुत कम जो प्रत्याशी हैं उनके जमीन पर जीत पाए थे, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो तैयारी ऐसे हवा में नहीं करनी पड़ेगी ना सर, तैयारी करनी पड़ेगी जमीन पे, जनता के बीच जाकर। वही मैंने जिक्र किया कि इतना मजबूत हो जाइए, इतने मजबूती के साथ प्रदर्शन कीजिए, जिन मुद्दों को आप डिबेट में, स्टूडियोज में, माइक आईडीज पर बताते हैं, उन्हीं मुद्दों को जमीन पर ले जाकर इस हद तक प्रदर्शन कीजिए कि सरकार की नाक में दम हो जाए और आपकी बातों को और ज्यादा तवज्जो मिले। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप पर छोड़ती हूँ, आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। दीजिए इजाजत।